DSIB, क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई ये क्या भला है और ये क्यों बता रहे हो HDFC बैंक के कंटेक्स्ट में? सिंपली इनको कहते हैं टू बिग टू फेल। ऐसी बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस जो अब इतनी ज़्यादा विशाल हो गई हैं कि RBI मानता है कि इनको गिरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और दोस्तों 2017 के आसपास ही RBI ने HDFC बैंक को ये दर्जा दे दिया था बिकॉज इनके एसेट्स आर मोर देन 2% ऑफ आर एंटायर नेशंस GDP। इसलिए ये इतना विशाल है कि इसको गिरा पाना असंभव है। पर सवाल ये उठता है कि जो एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड HDFC बैंक की ये HDFC बैंक इतना बढ़िया, ये HDFC बैंक इतना बढ़िया बना कैसे? तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज मैं काफ़ी सारे फैक्ट्स इस पे एनालाइज करने वाला हूँ, फिगर्स एनालाइज करके संक्षेप में सिंप्लिसिटी के साथ आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो, एनालिटिकल वीडियो आपको पसंद आती है तो मेक श्योर लाइक करते जाइएगा बिकॉज मोटिवेशन मिलता है इससे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब बिना भूले याद से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1994 में शुरू हुआ था HDFC बैंक जब दीपक पारेख जी इनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। दीपक पारेख जी को एक चीज़ पता था कि मुझे HDFC बैंक को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है और वो एक ही बंदे की बस की बात नहीं होगी। आई नीड टू हैव अ गुड टीम, अ गुड विजनरी लीडरशिप। और उनने जैसे ये बात समझी कि बिजनेस को अकेले नहीं संभाला जा सकता है तो उनने अप्रोच किया मिस्टर आदित्य पुरी जी को जो उस समय सिटी बैंक में वर्क कर रहे थे। तो सिटी बैंक मलेशिया में थे तो उन्होंने बोला कि भाई आप आइए और HDFC बैंक जो बिल्कुल नई बैंक है उसका बागडोर संभालिए। आपको मैं ये बता दूं, ये एक फॉर फैक्ट आपको बता दूं कि आदित्य पुरी जी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्लोबली किसी भी बैंक के बोर्ड में सबसे ज़्यादा टिकने वाले MD है। मतलब सिंपल सी बात है, विश्व भर के इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स इनको स्टडी करते कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या था जो इतने लंबे टेन्योर तक एक बैंकिंग इंडस्ट्री में ये MD बने रहे। और एक क्विक गरीबी फैक्ट चेक आप लोगों को दे देता हूँ कि हम लोग कितने गरीब हैं। 1994, जी हाँ 1994 में जब सिटी बैंक मलेशिया से इनको HDFC बैंक लाया गया तब इनकी सैलरी 8 लाख रुपीस पर एनम थी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 1994 में आपकी सैलरी कितनी थी, जान के बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, अंडा थी। सो एनीवेज आदित्य पुरी जी को पता था कि बैंक को अकेले नहीं संभाला जा सकता, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे 1000 लोगों की सेना बनानी होगी जो अपना 100% देंगे, फिर इतिहास बनेगा। ये तो किसी और का डायलॉग है। एनीवेज तो इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, सिटी बैंक, यहाँ के क्रीम क्राउड को लाना शुरू किया। ये इनका ट्रस्ट था जिसके कारण एक नए बैंक में भी इतने बड़े बड़े लोग ज्वाइन होने की शुरुआत कर गए। तो क्वालिटी पे इन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। एक कहावत होती है इंग्लिश में, यू ईदर इनोवेट और सफोकेट, और इसलिए HDFC बैंक ने काफी सारी अच्छी चीजें करी। जहां बाकी बैंक्स प्योर कॉर्पोरेट फेसिंग थे, इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जरूर कॉर्पोरेट फेसिंग होने की कोशिश करी, लेकिन इनको समझ में आ गया नया बैंक को ज्यादा लेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, और दूसरी चीज है रिस्क ज्यादा है, इसलिए इनने अपना कंज्यूमर फोकस बहुत ज्यादा रखा जब सब कोई कॉर्पोरेट फोकस रहने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको यह भी पता था कि बड़े बड़े बैंक्स में बड़े बड़े लोन्स देने से कॉर्पोरेट से डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते, तो बेटर लेट्स प्ले सेफ। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन क्यों हमारे देश के जो सबसे बड़े स्कैम्स होते हैं, स्कैम 92, तेलगी का स्कैम, सत्यम स्कैम, इवन DHFL का स्कैम घोटाला, ये सारी चीज़ों में आप कभी भी नहीं देखोगे कि HDFC बैंक का नाम उछला है। बाय द वे मैंने ये सभी के सभी स्कैम्स अपने चैनल पे कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में पिन कर दूंगा इसका प्लेलिस्ट, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार जब कासा प्रॉपर्ली खुलने लग गया तो इन्होंने एक और चीज़ करी, वो होता है चेक सेटलमेंट सिस्टम। पहली बार इन्होंने शुरू कर दिया। इसमें क्या होता था, कोऑपरेटिव बैंक्स के चेक पहली बार आज तक इंडिया में नहीं हुआ था, HDFC बैंक के लोकल ब्रांच में जाते थे और सेटल हो जाते थे। और कोऑपरेटिव बैंक ये सब करने के लिए एक फिक्स्ड फंड्स HDFC बैंक के पास रखती थी। तो बेसिकली HDFC बैंक के पास फ्री का फंड्स, इंटरेस्ट फ्री फंड्स जुगाड़ हो गया था जिसको वो आगे एज लोन प्रोसीड कर सकती थी टुवर्ड्स इट्स कस्टमर्स। इन्होंने फिर फोकस करना शुरू किया अपनी टेक्नोलॉजी पर बिकॉज दे न्यू कि टेक्नोलॉजी वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इन्होंने रियलाइज किया कि जो HNI और बड़े शेठ लोग हैं आप लोगों जैसे, वो PSUs में ना राइट टेक्निकल सर्विस ना मिलने के कारण काफ़ी उदास है और डिजिटल एडॉप्शन भी नहीं है, तो काफ़ी उदास रहते हैं। और इसका सोल्यूशन ना HDFC बैंक ने निकाला। पहले तो सबसे जल्दी डिजिटल एडॉप्शन करने वाली ये वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स थी, तो इसको एक अर्ली
बर्ड एडवांटेज मिल गया, जिसमें कि इसने अपना फोकस एज आई सेड अर्लियर कस्टमर को सबसे ज़्यादा फोकस रखा कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने क्रिएटिविटी लगाई। फॉर एग्जाम्पल 1994 में आपको अगर आईपीओ अप्लाई करना था तो आप एफडी रख सकते थे और एफडी के अगेंस्ट आईपीओ अप्लाई कर सकते थ्रू एचडीएफसी अकाउंट। बाय द वे, ये आईपीओ का बबल है क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैंने तो अपने व्यूज़ इस पे एक्सप्रेस किए थे एक वीडियो पे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, डिजिटल एडॉप्शन इन लोगों ने चालू करा। और ये ना लेंडिंग भी जो करते थे, उधार भी जो देते थे, वो बड़े स्मार्ट तरीके से देते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या जब इनके पास आए थे लोन के लिए, तो इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, बोले भैया तुम्हारी एयरलाइंस को नहीं देंगे, तुम्हारे बेवरेजेस और ब्रूइंग का जो बिजनेस है उसमें दे देंगे। तो जिसके कारण इनके हमेशा सेफ्टी के साथ खेलते थे। बाय द वे, आपको अगर किंगफिशर की भी केस स्टडी चाहिए तो कमेंट्स में आप लिख दीजिए समोसा। जितने ज़्यादा समोसे दिखेंगे उतने जल्दी आपको किंगफिशर का भी वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लू चिप कंपनीज एक तरीके से आप देख लीजिए, और अच्छी फाइनेंशियल्स वाली कंपनीज को ही लोन देते थे। तो एचडीएफसी बैंक ने अर्ली 90s में, बिल्कुल जब कोई सोच नहीं था, सेंट्रलाइज सैलरी सिस्टम भी ले आए एम्प्लॉयज़ के लिए। अब एम्प्लॉय कस्टमर फोकस हो गया, अब एम्प्लॉय फोकस कर लिया, और यहीं से कॉर्पोरेट एंट्री कीजिए। याद रखिए, ये वो समय जब इंटरनेट भी हार्डली पेनिट्रेट हुआ था हमारे देश में। इंटरनेट तो अब इतना ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इश्यूज और सैलरीज देने में कॉर्पोरेट्स को इशू होता था। एचडीएफसी बैंक ने सीधे आके बोला कि भैया कॉर्पोरेट से डायरेक्ट सैलरीज ट्रांसफर का हम पूरा सिस्टम बना दे रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पहली बार सिर्फ एक क्लिक में फटाफट सबके अकाउंट्स में सैलरीज क्रेडिट हो रही थी। कॉर्पोरेट्स खुश थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इनके पास आने लगे, तो कस्टमर कॉर्पोरेट भी आ गया। तो अब एचडीएफसी वन 3-in-1 फायदा कर रहे थे। डिजिटल एडाप्टेशन कर लिया इसने कॉर्पोरेट के थ्रू, वहां से कासा में आ गए, इनोवेटिव फास्ट सर्विसेज कर लिए, जहां से एचएनआई जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं उन लोगों को उनने एक्वायर कर लिया, और उसके बाद इन लोगों ने एडिशनल सर्विसेज उस समय पे देना शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल एडिशनल सर्विसेज देना शुरू करी इन द सेंस, जहां बाकी सारे बैंक्स, कोई इंश्योरेंस पिच कर रहा था, कोई ये पिच कर रहा, वो पिच कर रहा, ये लोग सिर्फ कोर बैंकिंग फैसिलिटी पे ध्यान दे रहे थे, जिसके कारण कस्टमर का एक ट्रस्ट था कि भाई ये बाकी चीज़ें वो नहीं करे। बाय द वे, आज के टाइम में तो इवन प्राइवेट बैंक्स भी लगे हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ बेचते, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई डीमैट बेच रहा है। अपने चैनल पे अपन ने एक एक्सपोज भी वीडियो बनाया था इस चीज़ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे जब उसने कोर बैंकिंग बिजनेस, तो इससे एक चीज़ हमको लाइफ में भी सीखनी चाहिए, फोकस। आपको जब स्केल करना तो एक ही चीज़ पे फोकस करो। अच्छा, बाय द वे, आपको पता नहीं होगा अगर कासा क्या होता है, तो कासा इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। बेसिकली एक बैंक तभी कमाती है जब उधर पैसे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो सेविंग्स अकाउंट में 2% देती है, 2-3% देती है, करंट अकाउंट में तो वो कुछ भी नहीं देती है। इसी पैसे को वो बाद में लोन देती है 8-15%। तो जो बीच का डिफरेंस होता है, इसी से बैंक की कमाई होती है। दैट इज द मेन सोर्स। बाय द वे, मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि आदित्य पुरी जी काफ़ी कंपनी ओरिएंटेड व्यक्ति थे। लाइक उन्होंने ना एक बार अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि भैया अगर तुमको कॉफ़ी पीनी ना तो घर से तुम लेके अपना ग्लास लेके आओ और घर से अपना ये लेके आओ। क्यों? बिकॉज इसके कारण ना फालतू का बहुत खर्चा होता है वो डिस्पोजेबल ग्लासेस से। अब आप सोच रहे हो कि कितना खर्चा होता होगा, आपको जान के हैरान होगी, साल भर का 48 लाख रुपीज़ ये इसी से बचाते थे। बिकॉज एचडीएफसी बैंक का सिर्फ एक ब्रांच नहीं था, मल्टीपल था, और कॉफ़ी पीने वाले मस्त मौज में 8-8 ग्लास में पीते थे इसी चक्कर में। तो अपने शेयर बाजार की जो एक सेटलमेंट भी होती है ना, वो एचडीएफसी बैंक ने इसको भी ऑटोमेट कर दिया। पहले फिजिकली होती थी, इस चीज़ को भी उन्होंने ऑटोमेट कर दिया। तो ब्रोकर्स भी खुश थे कि भैया चलो अभी डायरेक्ट इधर से सेटलमेंट हो रहा है, अब इनको हाथापाई नहीं करना। एक और एडवांटेज था एचडीएफसी के पास कि आदित्य पुरी जी को ना फ्री हैंड दिया था। हमारे देश में ना एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर इसलिए हो जाता है बिकॉज जो फाउंडर मेंबर रहते हैं वो सीईओज को ना फ्री हैंड नहीं देते, बहुत इंटरफेरेंस रहता है। तो पर पुरी जी को ना एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कहा देखो भाई मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब तुम मुझे एक फ्री हैंड दोगे। दो कंडीशन है, या तो तुम मुझे एक तो फ्री हैंड दोगे, तो उस पर दीपक जी बोले हाँ बिल्कुल तुमको फ्री हैंड दिया, तुम अपने हिसाब से करो, और दूसरा अभिषेक करके वीडियो लाइक करना है। तो वो भी सब करते हैं, तो आप भी कर दो। तो इसके बाद तो उनने बहुत हार्ड वर्क किया, जिसके कारण एचडीएफसी बैंक काफी अच्छे तरीके से स्केल हुआ। जैसे मैंने आपको बताया इनके पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज रहता है कि वो लोन्स सिर्फ वेल एस्टैब्लिश्ड और बिग कॉर्पोरेट्स को देती है, जिसके कारण उनके बुक्स हमेशा अच्छे रहते हैं। तो ये उनको एक दूसरा फाइट ये होने लग गया। इन्होंने ना हमेशा इनोवेशन को एक अलग लेवल पे किया। लाइक आज के टाइम पे देख लो, आप ऑनलाइन जब भी सेल लगती है किसी भी चीज पे, तो आपको हमेशा दिखेगा एचडीएफसी कार्ड पे कुछ कैशबैक चल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक चल रहा है, जिसके कारण काफी सारे लोग इस चीज को सोचते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक का बार बार नाम दिख रहा है, चलो अप्लाई करते हैं। लेकिन आपने एक और चीज देखोगे, ये सिर्फ रेप्यूटेड वेबसाइट्स पे आपको देखेंगे, अमेजॉन, स्नैपडील, उसके बाद फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। इस तरह से इन्होंने एक और चीज करी थी, वो पीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल वाला रहता है ना, मशीन रहता है जहां पर आप दुकान में स्वाइप करते हो। तो उस टाइम पे जब कोई भी नहीं सोच रहा था, इनने मर्चेंट्स को जाके फ्री में दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई देखो
ये पॉइंट ऑफ सेल वाला वो है, करीब करीब 2 या 3 लाख इनने POS ऐसे ही फ्री में दे दिए थे, बट कंडीशन ये है कि आपको हमारे इधर करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो एक तीर से दो निशाने, इनके ही POS चल रहे हैं और करंट अकाउंट भी खुल गए थे। तो बेसिकली अब दुकानदारों के अंदर भी घुस गए थे। तो HDFC बैंक स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं, ये पहली लेंडर थी जो 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे उसके बाद वो प्रोफेशनल IPO में आ गई थी। वो भी आई थिंक सो 50 टाइम्स ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया था, 50 से ज़्यादा गुना सब्सक्राइब हो गया था। इनफैक्ट कॉर्पोरेट बैंकिंग भी इसने कवर कर लिया। इसके बाद ये पहुंच गए रूरल बैंकिंग में। उसने बोला कि रूरल एरिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को पैसा चाहिए लेकिन उनके पास में सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है, तो इनने लोन अगेंस्ट गोल्ड चालू कर दिया। तो ये आप देख रहे हो कितने स्ट्रक्चर्ड वे में ये टारगेट कर रहे हैं। HNIs की ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर लो। कॉर्पोरेट्स की ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर लो। रूरल की ये प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग भी कोई स्टार्टअप बनाने वाले हो, बिजनेस बनाने वाले हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि प्रॉब्लम्स को पहले एड्रेस करो। बाय द वे मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा। आदित्य पुरी जी की जो बेटी है वो एक एक्ट्रेस है, आपको नहीं पता होगा, तो आई जस्ट थॉट ऑफ टेलिंग यू। तो क्या बनाती है HDFC बैंक को इतना ग्रेट? क्विक कुछ पॉइंट्स लेते हैं। सबसे कम NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबसे कम है बिकॉज ब्लू चिप्स को वो दे रही है। दूसरा, सबसे ज़्यादा कासा रेशियो है, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में किस तरह इसने इतना ज़्यादा कासा अकाउंट्स खोले। तीसरा, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो करता रहता है। चौथा, जो S&P की रेटिंग भी है वो इसको हमेशा पॉजिटिव और एक स्टेबल आउटलुक देती है कि भाई 2008 भी हो गया, 2000 भी हो गया, तो भी ये स्टेबल रहा। दूसरी चीज़ है इसका जो अपना इंडिविजुअल एक ब्रांड वैल्यू है, क्रेडिट वर्दिनेस है, वो बाकी पूरे एंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम के एवरेज से भी बेटर है। बिकॉज इतने सारे जो स्कैम घोटाले में इतने बैंक्स के नाम है, ये अकेला बचा हुआ है इसलिए। और ये हर चीज़ में माइक्रो मैनेज करते हैं। जैसे मैंने विजय माल्या जी का केस बताया, उस केस में उन्होंने उनको लोन दिया ही नहीं है। दूसरा चीज़ है हर चीज़ में चेक करते हैं, ऐसे ही किसी को लोन नहीं देते। अच्छे रेप्यूटेड कंपनीज अच्छे चेक्स के बाद ही देते हैं। इनकी क्रेडिट पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है। कोई को आप चाहे कितने बड़े भी पॉलिटिशियन हो, आप कितने बड़े भी जो भी हो, ये आसानी से आपको लोन नहीं देते, जिसके कारण ये चीज़ यहाँ पर एक सेफ रहती है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये फोकस करते हैं स्टार्टिंग से कि इनके जो टॉप मैनेजमेंट होता है और मिड लेवल मैनेजमेंट को, उनको प्रॉपर अप्रेजल और परफॉर्मिंग बोनसेस देते हैं ताकि ये लोग टिके रहें। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होने के बाद भी ये लोग अपनी क्वालिटी पे सेटल नहीं करते, इस क्वालिटी को हमेशा ध्यान में रखते हैं। अभी हाल में ही अगर बात करें तो RBI ने इनकी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जिस पे बैन लगाया था उसको बैन ऑफलिफ्ट कर दिया है। और अभी एक और न्यूज़ मैंने आज सुबह सुबह देखी कि $1 बिलियन का ऑफशोर बॉन्ड से ये पैसा रेज करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट एक सवाल उठता है कि आदित्य पुरी जी के निर्देशन में HDFC बैंक कितनी बड़ी है। सवाल अब ये उठता है कि जब आदित्य पुरी जी अब इधर नहीं है तो क्या ये कंटिन्यू कर पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो ने आपको बहुत क्विक कुछ फैक्ट्स और इनसाइट्स दिए। अगर इसी तरह के वीडियो आपको पसंद है, मेक श्योर लाइक कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप रीडिंग।